आज का हमारा विषय मानव भूगोल के अंतर्गत नव निश्चयवाद नियो डिटर्मिनिज्म। पहले थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं और देखते हैं कि नव निश्चयवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी है। सबसे पहले बात करेंगे अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट की, यानी आदि मानव के समय मनुष्य की जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो वह जंगलों में रहता था, तो उसके पास ज़्यादा औजार नहीं थे, ज़्यादा तकनीक नहीं थी, उसे कोई ज्ञान भी नहीं था। तो उसके पत्थर के औजार होते थे, लकड़ी के होते थे, उन्हीं से वह गुजारा करता था। तब क्या था, पर्यावरणीय निश्चयवाद उस पर हावी था, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की स्थिति अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट के समय देखी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद कृषि की शुरुआत हुई और एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन तक, यानी कृषि के अंदर क्रांति आई, कृषि के अंदर बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन बढ़ा, तब तक भी यह प्रकृति के अधीन ही था, यानी प्रकृति का अत्यधिक दोहन नहीं था। जैसे कि जिन स्थानों पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ज़्यादा पानी वाली फसलें, कम जैसे पहाड़ों पर पॉलिनेशन क्रॉप्स बोई जाती थी, रोपण कृषि की जाती थी। तो यहाँ प्रकृति के ऊपर ज़्यादा अत्याचार नहीं था। तो ये स्थिति भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत ही आती है। लेकिन उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, तकनीक बेतहाशा जब बढ़ गई, तो हमने हर चीज़ का जब कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया, व्यापार शुरू हुआ, तो उसके बाद से प्रकृति का दोहन बहुत अधिक बढ़ा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर जो फसलें, जो फ्रूट्स, जो सब्जियां मौसमी होती हैं, हमने उनको सारा साल उगाना शुरू कर दिया। ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग किया, यानी जिन स्थानों पर फसलें, सब्जियां और फल वहाँ नहीं होते थे वहाँ भी हमने ग्रीन हाउस बना दिए। ठंडे इलाकों के अंदर भी हमने सब्जियां और फल पैदा किए। तो ये स्थिति संभववाद की स्थिति कही जाती है, पॉसिबिलिज्म, यानी हर जगह संभावना है कुछ न कुछ करने की। इसी के साथ क्या है, अत्यधिक प्रकृति का दोहन शुरू हुआ। तब इसकी आवश्यकता पड़ी कि हाँ, नव निश्चयवाद होना चाहिए। नियो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है वो सामने आई और आज इसकी अत्यधिक आवश्यकता हम महसूस करते हैं। आज के युग में हम देखते हैं, जैसे कोविड के युग में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं, वायरस बढ़े हैं। तो ये बेतहाशा तकनीक, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, इन सब के कारण है। तो प्रकृति कुछ लगाम लगाती है। तो नियो डिटर्मिनिज्म को ऑस्ट्रेलियाई ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रतिपादन किया 1920 के अंदर। जब इसका इन्होंने ये थ्योरी दी, तब शुरू के अंदर लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी तब लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने माना कि हाँ, नियो डिटर्मिनिज्म जो थ्योरी है वो, इस पर कुछ न कुछ विचार होना चाहिए। करिकुलम के अंदर भी यह आनी चाहिए, बच्चों को भी ये बताना चाहिए। तो इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म नाम भी दिया जाता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद। रुकने का मतलब जब भी प्रकृति आज्ञा दे तब जाना चाहिए, और प्रकृति कहे रुक जाओ तब मनुष्य को रुक जाना चाहिए। यानी प्रकृति ने एक लिमिट सेट की है, उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे टेलर के अनुसार ए ह्यूमन कैन चेंज द इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस इनोवेशन एंड एक्टिविटीज़, यानी मनुष्य पर्यावरण को बदल सकता है क्योंकि उसके पास आविष्कार हैं, तकनीक है, स्किल है। बट देयर इज़ ए लिमिट टू चेंज बाय ह्यूमन, लेकिन इसके ऊपर भी एक क्षमता है। उस क्षमता से यदि मनुष्य आगे जाएगा, उस लिमिट को क्रॉस करेगा, उस लाइन को क्रॉस करेगा, द नेचर कंपेल देम टू स्टॉप, तो प्रकृति उसे अपने आप ही रोक देगी उसे आगे जाने से। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा जो इस समय चर्चा का विषय है। ग्लासगो के अंदर COP26 सम्मेलन चल रहा है, उससे पहले G20 हुआ। ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही तो जो वैश्विक जो नेता हैं बड़े बड़े विश्व के, वे इकट्ठे होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रकृति ने जो लिमिट है उसको क्रॉस करने की सज़ा कह सकते हैं कि मनुष्य को दी है, और मनुष्य को एक संदेश है कि अब रुक जाना चाहिए। रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो जिन स्थानों पर खेती, जैसे हम पंजाब हरियाणा का ही उदाहरण लें, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो
ज़मीनें हैं, उत्पादन बहुत अधिक हुआ है, लेकिन जो इन संसाधनों का दोहन भी अधिक हुआ है, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा उपयोग किए हैं, तो उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, उत्पादन भी नीचे गिरना शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो क्वालिटी है उसके अंदर भी कमी आ रही है। तो ये भी जो नेचर की लिमिट क्रॉस करने का परिणाम है। केरला की फ्लड हम देख सकते हैं पिछले साल, और इस साल भी काफ़ी तबाही मची है। जो पूरा वेस्टर्न घाट है उसको का खोद डाला है हमने, बहुत ज़्यादा मिट्टी का ह्रास हुआ है। फॉरेस्ट्स के अंदर फायर लगना, अमेजन बेसिन के अंदर कितनी ज़्यादा आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना, रूस के जंगलों के अंदर भी, साइबेरिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आग जंगलों के अंदर देखने को मिली है। तो ये सब इसके लिमिट को क्रॉस करने के परिणाम है जो मनुष्य भुगत रहा है। तो इन सब को रोकने का कार्य किसका है? नियो डिटर्मिनिज्म का है। और नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि यदि हमें लंबे समय तक जीना है ह्यूमैनिटी को, तो नेचर जो प्लान बनाती है वही बेस्ट है। नेचर प्लान इज़ बेस्ट फॉर मैन। तो नवनिश्चयवाद की परिभाषा हम दे सकते हैं कि यह पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच की विचारधारा है। और यह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने को प्राथमिकता देती है। यानी प्रकृति के पास संसाधन है, उसका उपयोग करें, लेकिन एक हद में रहकर। उनका अति दोहन नहीं होना चाहिए, वरना परिणाम हमारे सामने है। तो नियो डिटर्मिनिज्म को ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया 1920 के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के थे। इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना, परिणाम हम देख सकते हैं ये संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद के बीच की विचारधारा है, दोनों के अंदर संतुलन। यानी ना ही तो प्रकृति बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, मनुष्य कुछ न कर सके, न ही संभववाद की स्थिति हो, यानी सब कुछ मनुष्य लिमिट ही क्रॉस करता जाए, दोनों के बीच एक संतुलन बनाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक नियो डिटर्मिनिज्म। तो हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कर लिया है पिछली वीडियो के अंदर, संभववाद, और आज नियो डिटर्मिनिज्म। थैंक यू।